ऑप्शन डी सी में भी कोठारी कंफ्यूजन। कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को ही कोठारी कमीशन भी कहते हैं ना। यस सर, 1964। यानी ऐसा कह रहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है। यह किसने कहा था? कोठारी कमीशन में ये बात कही गई थी 1964 में। ये आया था 1964 में, डॉक्टर डीएस कोठारी के लीडरशिप में आया था ना कोठारी कमीशन, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो डी इज इसका आंसर बताइए। सर वो दोनों का भी फुल फॉर्म बता दीजिए ना प्लीज। ये एनकेसी का मतलब है मैम नेशनल नॉलेज कमीशन, जो 2005 से लेकर के 2009 तक इफेक्टिव था। नेशनल नॉलेज कमीशन आया था ना, जिसको हम लोग किसी भाषा में सैम पित्रोदा कमेटी भी कहते हैं, सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। याद आ और गया इसको। एनईपी 1986 वही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जो आया था वो है। सर ये एनपी जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी था या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वही था? है मैम, उसी को घुमा फिरा के लिख दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलिए चाहे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बोलिए, बात बराबर है, बोथ आर सेम। ठीक है। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी संस्था है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कहीं भी भूकंप आता है, कोई भी डिजास्टर आती है, फ्लड साइक्लोन वगैरह, तो डिजास्टर अथॉरिटी डिजास्टर मतलब ये पूरा एक डिपार्टमेंट है ना, गवर्नमेंट की पूरी एक बॉडी। तो इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन होते हैं इसके हेड? प्राइम मिनिस्टर। यस सर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। बिकॉज सर क्योंकि जैसे कोई इमरजेंसी बुलानी रहती है किसी उससे क्या कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो प्रधानमंत्री अक्सर कॉल करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नीति आयोग के भी हेड प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं ना। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसके भी हेड प्राइम मिनिस्टर ही हैं। Next question, if the research is to be conducted on very young children or inarticulate persons, which one of the following methods will be appropriate in this situation? यानी गाइस यदि बहुत छोटे बच्चों अथवा असंगत व्यक्तियों के विषय में शोध करना हो तो ऐसे स्थिति में कौन सी प्रणाली उपयुक्त होगी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ही होगा सर। यस सर। क्या होना चाहिए यदि आप छोटे बच्चों पे रिसर्च कर रहे हो या ऐसा व्यक्ति जो इनआर्टिकुलेट मतलब मैच्योर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा पैटर्न आपको काम आएगा, कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है? केस हिस्ट्री, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल रिसर्च। ऑब्जर्वेशन ही होगा सर, क्योंकि सर वो इतना छोटा है कि वो हमारे सर्वे करने लायक क्वेश्चंस को आंसर कर ही नहीं पाएगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, तो ऑब्जर्वेशन ही है सर। बहुत बढ़िया। Which one of the following is not an objective of higher education? इनमें से कौन हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? करियर डेवलपमेंट, इंप्रूविंग लिटरेसी लेवल्स, रिसर्च, टीचिंग, कौन नहीं है ऐसा पूछ रहा है। इंप्रूविंग लिटरेसी लेवल्स। इंप्रूविंग लिटरेसी लेवल्स। यस सर, क्योंकि वो तो पहले से ही जो साक्षर रहेगा तभी तो उच्चतर स्तर तक पहुंचेगा। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना ना, वो तो प्राइमरी एजुकेशन में है, लिटरेसी लेवल को बढ़ाना। एक और क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है गाइस। पहला स्टेटमेंट है
A two-way communication takes place when the encoding and decoding are in operation with equal frequency by two or more individuals. Two-way communication जैसे अभी चल रहा है ना, मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोल रहे हो, two-way communication. तो जब ये होता है तो encoding और decoding are in operation, है ना. encoding का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, encoder. आप लोग बोल रहे हैं तो आप लोग क्या हो गए, decoder. encoder मतलब जो sender है, decoder मतलब जो receiver है, वो बोल रहा है तो decoding. तो क्या ये जब भी हम लोग टू वे कम्युनिकेशन करते हैं तो इनकोडर और डिकोडर दोनों साथ एक फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ऐसा. यस और सर. और ये दूसरा होगा है सर. ऑप्शन ए. स्टेटमेंट 2, द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटी are related by the communication circuits and the success of communication depends upon the level of reciprocity between them. यानी कि जो कम्युनिकेटर है, जैसे अभी मान लीजिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो कम्युनिकेट है, दोनों क्या रिलेटेड है और दोनों पे डिपेंड करता है कि भाई कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में हो रहा है ना, तो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. क्या ऐसा? यस सर. बोथ Sir, option C, 1 and 2 statement are both correct, sir. Option C. बोथ आर करेक्ट. हाँ, बोथ आर करेक्ट. यहाँ पे गाइस देखिए assertion और रीजन है. Actual settings are the direct source of data and the researcher is the key instrument in qualitative research. यानी एक्चुअल सेटिंग, वास्तविक परिवेश आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत हैं और शोधकर्ता गुणात्मक शोध का मुख्य उपकरण है. और रीजन कह रहा है द पर्पस अंडरलाइंग qualitative researcher is relatively more directed at depiction of reality rather than arriving at context free generalizations. क्या होना चाहिए आंसर? सर दोनों विच सही है? है. विच आर करेक्ट सर. बोथ आर करेक्ट. Sir, first is wrong and second is right. I hope. Sir, ये नहीं. थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है. Sir, इससे भी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ये तो कुछ भी नहीं है. कोशिश करिए करने का, क्या होगा आंसर? सर आप थोड़ा सा हिंट दीजिए, हम लोग सर बता देंगे अभी. कोशिश करने के बाद तो लग रहा है ये कि है, दोनों ही ये सही है. सर ऑप्शन ए. हाँ, क्या कह रहे हैं? जो सर ये कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दीजिए. जिसमें जो गुणात्मक होता है उसमें संख्यात्मक भी होता है, पॉसिबल है? गुणात्मक जहाँ होता है वहां पे क्या बोल रहे हैं? गुणात्मक के साथ वो क्वांटिटेटिव होता है, संख्यात्मक होता है सर? नहीं नहीं, एक हाँ होता है, लेकिन जैसे पॉलिटिकल साइंस कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी एक साथ आ जाती है. कई जगह पे आता है दोनों साथ के साथ, आंकड़ा भी है और गुण है, दोनों आ जाता है. नो सर, इसमें पढ़े हैं ना, जहाँ पे ये है ना कि गुणात्मक जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्वांटिटेटिव नहीं रहता है, जहाँ पे मात्रात्मक रहता है वहाँ पे संख्या का बोध होता है, तो इसीलिए ये वाला फर्स्ट वाला शायद रॉन्ग होगा मुझे लगता है. Assertion यहाँ पे क्या कह रहा है कि actual setting are the direct source of data and the researcher is the key in qualitative research. क्या ये सही लग रहा है? यस सर, लग तो रहा है. रिसर्चर जो है वो की इंस्ट्रूमेंट है. किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च जब आप करते हैं वहां पे रिसर्चर ही ऑल इन ऑल है. रिसर्चर को उसकी जो समझ है बच्चा, क्योंकि सही लग रहा है. सही है सर. क्योंकि रिसर्चर को जो समझ में आएगा वही वो करेगा ना. तो सेकंड भी सही लग रहा है. एंड दूसरा कह रहा है द पर्पस अंडरलाइंग क्वालिटेटिव रिसर्चर इज रिलेटिवली मोर डायरेक्टेड एट द डिपिक्शन ऑफ रियलिटी. यानी जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वहां पे रियलिटी पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि सच क्या है, सत्य को ढूंढना, रेदर देन अराइविंग एट कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन. यानी कि ऐसा जनरलाइजेशन में पहुंचना जिसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. मतलब एक होता है ना कि बिना किसी रीजन के कोई बात करना या बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी पर्पस के, तो दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री. कि मैं आपको कोई चीज बता तो रहा हूं पर वो किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, किस पर वो पता ही नहीं है आपको. जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई मोरल स्टोरी सुनाया, इंस्पिरेशनल मोरल ऐसा स्टोरी, बट वो क्यों सुना रहा हूँ उसके पीछे का पर्पस वो पता ही नहीं है, तो दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, यानी वेयर देयर इज नो कॉन्टेक्ट. तो ये रीजन भी सही होगा क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है ना कि जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्चर होता है वो रियलिटी पे ज्यादा फोकस करता है रेदर देन ऑन कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन. तो दोनों ही करेक्ट है. सर बोथ आर करेक्ट होगा ना? यस सर, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए होगा ना.
Both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of it. ठीक। तो गाइस आज हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाता है इस टॉपिक से, तो वो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल कॉन्वेंशन से जुड़ा हुआ है, यानी पर्यावरणीय समझौते। जो हमारा पर्यावरणीय समझौता हुआ है ना टिल डेट, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ग्लोबल कंसर्न है, ये कोई एक देश या एक मोहल्ला या एक गांव का कंसर्न नहीं है, पूरे विश्व का है। अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, जापान, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इंडिया, अफ्रीका, पूरा विश्व इससे मतलब परेशान है, पीड़ित है। तो ऐसे में गाइस ग्लोबल लेवल पे कई सारे ऐसे अग्रीमेंट्स हुए हैं जो कि पूरा ग्लोब उसको मिल करके कर रहा है ताकि इन्वायरमेंट को बैलेंस रखा जाए। सिर्फ इंडिया इन्वायरमेंट पे काम करेगा तो नहीं होगा, चाइना करेगा तो नहीं होगा, पूरा ग्लोब को करना पड़ेगा, तब जाके इन्वायरमेंट जो है बैलेंस होगा। क्योंकि पूरी पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी तो नहीं देखेगा ना कि ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये चाइना है, ये जापान है। तो ऐसे में यूएन के लीडरशिप में यानी यूएन के नेतृत्व में कई सारे अग्रीमेंट्स हुए हैं, समझौते हुए हैं, जो इंडिया भी उसका पार्ट है। क्योंकि यूएन के मेंबर आपको पता ही है करीब 200 देश हैं, मतलब विश्व में जितना देश है सब उसका मेंबर है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है ना। तो उसमें सारी चीजें उन्होंने की है। तो एक एक करके हम लोग आज सारे कॉन्वेंशंस को देखेंगे कि आज तक पिछले 50-60 साल में जो कॉन्वेंशन हुआ है, समझौते, तो क्या क्या नाम है, क्या पर्पस रहा, क्या ऑब्जेक्टिव रहा। इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। जैसे रमासार कॉन्वेंशन आया था 1971 में, रमासार समझौता हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ है 2001 में। साइट्स हुआ है जिसमें आपका इंडेंजर्ड जो स्पेसीज है उसका जो ट्रेड होता है ना, जैसे ऐसे स्पेसीज हैं जो इंडेंजर्ड है वैसे ही बेचारे खत्म हो रहे हैं, उसका भी हम लोग ट्रेड कर लेते हैं, इलीगल को बेच देते हैं ना। कई सारे जानवर है ना जिसका चमड़ा वगैरह या जिसकी बॉडी बड़ी महंगी बिकती है, तो उसको भी, वो सब पे कंट्रोल करने के लिए आया था 1973 में साइट्स, ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड। तो उसको एक्सप्लेन मैं सर करूंगा। अभी 1 या 2 साल पहले मोदी जी जिम्बाब्वे से जैगवार्स लेकर आए, चीता लेकर आए थे ना यहाँ इंडिया में, वैसा कुछ। नहीं नहीं, वो तो ट्रेड नहीं है ना। ट्रेड का मतलब, इलीगल ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए आपके यहाँ कोई एनिमल है, जैसे एलिफेंट है, मान लीजिए एलिफेंट है। अब एलिफेंट की बॉडी से कुछ बनाते हैं, मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हाथी होता है ना उसका दांत से बनता है ऑर्नामेंट, जो आप लोग ऑर्नामेंट लेडीज लोग पहनते हो ना, आप लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह या ज्वेलरी वगैरह, तो उसमें एलिफेंट का टस्क यूज होता है कई बार। अब मान लीजिए टस्क के लिए हाथी चाहिए, अब हाथी कहाँ मिलेगा, मान लीजिए भारत में, थाईलैंड। तो अब क्या होगा कि क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है, तो इस स्थिति में क्या होता है ना, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो बॉर्डर वगैरह पे, वो लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से बेचने लग जाते हैं, पैसा ले लेके लाखों लाख रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए। तो दैट इज इलीगल ट्रेडिंग। एक तो संख्या वैसे ही जानवरों की कम है, पर क्योंकि जानवरों से हम लोग कई चीज बनाते हैं अपने उपयोग की चीज, तो जानवर की संख्या कम है, इसलिए वो जानवर को बेचना क्या है, इलीगल है भारत में या पूरे विश्व के तमाम क्वार्टर पर। पैसे के लिए लोग कुछ भी करके राजी हैं। तो जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं जो बॉर्डर, जैसे बीएसएफ, या कहने का मतलब कि कई सारे गांव के लोग जो साइड में बॉर्डर एरियाज में बसे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के इलीगल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो पैसा बहुत मिलता है ना, पैसा बहुत मिलता है, क्योंकि जो इलीगल चीज है, जो इलीगल है, जो बैन है, उसको अगर आप किसी को अवेलेबल कराओगे तो भैया मुंह मांगा पैसा आपको देगा ना। जिसका मार्केट में रेट 1000 रुपये है, लेकिन सरकार ने उसको बैन कर दिया, उसको अगर आप किसी को अवेलेबल करा दीजिएगा तो उस 1000 का तो वो आपको 1 लाख भी दे देगा, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है ना, बैन है। तो वही है। तो साइट्स 1973 में, अभी करूंगा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो बस मैं नाम बता रहा हूँ क्या क्या है। देन गाइस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में आया। बॉन समझौता आया 1979 में। फिर वियना समझौता 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, क्लाइमेट चेंज को लेकर के आया था ना, यू कैन से क्योटो प्रोटोकॉल आया फिर 1997 में। UNFCCC आया क्लाइमेट चेंज को लेकर के 1992 में। रियो डी जेनेरियो, जिसको हम लोग जेनेवा में हुआ था ना, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसको, बहुत फेमस है, ये भी 1992 में हुआ था।
फिर UNCCD करके हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर के 1994 में, बेसल समझौता हुआ 1989 में, कार्टेगिना समझौता 2000 में, फिर रेड करके आया था 2008 में, नगोया प्रोटोकॉल, COPs हुए कई सारे, है ना। ये सारे क्लाइमेट चेंज को लेकर के हुए कई सारी मीटिंग COP, जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, जहाँ पे सारे वर्ल्ड के जितने भी देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिल करके डिस्कस करते हैं कि भाई अब आगे क्या करना है ना। ऐसे ही किगाली अमेंडमेंट है, रोटरडम कन्वेंशन है, COP तो खैर COP कई सारे हैं, 25-26, मतलब जितनी मीटिंग्स होती है उसका नाम हो जाता है COP1, COP2, COP3, तो अभी तक 25-26 बैठकें हो चुकी हैं टिल डेट। हर साल में एक बार 2 बार होता है, तो उसी को COP बोला जाता है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो उसमें वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है ना, हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव जाता है, 1 या 2, और फिर एक डिस्कशन होता है कि अब आगे क्या करना है इन्वायरमेंट को लेकर के। तो फिर वो गवर्नमेंट उसको मतलब अपने यहाँ लागू करती है। तो गाइस एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जो मैंने एक नाम अभी आपको बताया। जैसे रामसार कॉन्वेंशन है, रामसार कॉन्वेंशन, ये क्या है गाइस, ये वेटलैंड को लेके है। अब जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसे कई सारे स्पॉट आपको मिल जाएंगे, ऐसे कई सारे स्पॉट इंडिया में आपको मिल जाएंगे जहाँ पे क्या होता है ना, 12 महीना पानी रहता है, 12 महीना, चाहे मई का महीना रहे, चाहे जून रहे, चाहे अप्रैल रहे, चाहे नवंबर रहे, उससे मतलब नहीं है। 12 महीना वहाँ का जमीन गीला, मतलब पानी का एक सरफेस बना रहता है। ऐसे स्पॉट कम है लेकिन हैं। तो अगर हम इन स्पॉट को बचा लें, संरक्षित कर लें, कॉन्जर्व कर लें, सरकार इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दे कि भाई आम इंसान इस एरिया में नहीं जाएगा, तो इन जगहों पे जंगल को यानी फॉरेस्ट क्रिएट करना बहुत आसान है ना। जैसे बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है, बंगाल में आप सबने सुना है ना, सुंदरबन का जो जंगल है कितना बड़ा खतरनाक जंगल है, कई सारी मूवी और बनी है उस पर। तो वो क्या है, वो भी एक तरह का वेटलैंड है। अब सुंदरबन में चाहे भैया मतलब गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडा का मौसम हो, वहाँ एक पानी का लेयर दलदल बना ही रहता है। तो उन जगहों पे क्या है ना, इकोसिस्टम फिर हमारा बचता है, क्योंकि अब बहुत बड़ा जंगल है, आम इंसान तो जा नहीं सकता, तो हर तरह के पशु पक्षी जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, जो भी है इकोलॉजी में जितनी चीजें आती हैं, वहां पे उन लोगों को कंजर्व कर पाना, प्रोटेक्शन उनका आसान हो जाता है। तो अगर हम ऐसे तमाम ऐसे एरियाज अगर स्पॉट करें उसको और उसको फिर कंजर्व कर दें, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ना। हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे लिस्ट ऑफ रामासार साइट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, कई सारे हैं, ठीक है। 5 न्यू साइट्स, जैसे कर्नाटका में आप देखिए है, तमिलनाडु में है, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मतलब पूरे भारत के तमाम राज्यों में आपको मिल जाएगा। हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, है ना, वडोदरा गुजरात में, मतलब कई सारे हैं। मुझे लगता है 40 या उससे ज़्यादा रामासार साइट्स जो है अभी चिन्हित किया गया है, ठीक है। मतलब जो टोटल रामासार साइट्स हैं वो 40 से ज़्यादा है। मुझे लगा 80 साइट्स है। देखिए इंडिया करेंटली है 80 साइट्स, मतलब आप सोचिए कि पूरे भारत में कश्मीर टू कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर मिजोरम तक टोटल 80 रामासार साइट्स हैं, जो कि ऐसे एरियाज जैसे सुंदरबन डेल्टा की तरह, जहाँ पे हर तरह के जानवर आपको मिल जाएंगे। पिकनिक वगैरह के लिए लोग जाते भी है ना घूमने, तो सुंदरबन वगैरह या ये जितने भी हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में भी है, साक्य सागर, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ हरियाणा में है, ठीक है ना। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में फेमस है ना, चंद्रताल, वो भी बहुत फेमस। चिल्का उड़ीसा में सब लोग जानते हैं, चिल्का लेक, ठीक है। कोलकाता में है वेटलैंड। तो पूरे भारत में मतलब अभी तक 80 ऐसे रामासार साइट्स हैं, 80। मई 2026 तक 99 हो गया। अच्छा 99 हो गए, ठीक है। तो मान के चलिए कि अभी करीब 100 के आसपास हो गया। तो ये डे बाय डे ऐसा चलता रहता है, स्पॉट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और इसको गाइज इट वाज अडॉप्टेड इन द सिटी ऑफ ईरान, रमासार इन 1971। तो ये ईरान में एक शहर है, वहीं पे रमासार नाम है उसका, रमसार नाम है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया रमसार कॉन्वेंशन, क्योंकि ये जगह का नाम है। ये जो मीटिंग हुई थी ना 1971 में, जब इंडिया बांग्लादेश का वॉर, उस टाइम पे ये एक शहर है ईरान का, रमसार, वहीं पे, इसलिए इसका नाम पड़ गया रमसार कॉन्वेंशन, ठीक है। तो भारत ने इस पे काफी अच्छा काम किया है अभी तक। इसके बाद गई स्टॉकहोम कॉन्वेंशन आया 2004 में, है ना। वैसे तो मीटिंग इसकी 2001 में ही हुई थी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसकी बैठक हुई थी, जिसमें खास करके पॉल्यूटेंट्स, यानी ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि पॉल्यूशन के कारक हैं, जिसके वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, तो उसको लेकर के स्टॉकहोम समझौता हुआ था
कि ऐसी जितनी चीजें हैं जो क्या करता है, जो प्रदूषण का कारण है, जो रीजन है पॉल्यूशन का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये मतलब बेसिकली आया था, है ना, जिसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो कई सारे हैं, आप देख भी सकते हो, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स है ना, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी होता है, कई तरह की बीमारी, डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, पोलियो वगैरह जैसे पहले होता था वो सब हो जाता है ना। तो ये है जैसे और जो ये पॉल्यूटेंट्स है ना ऑर्गेनिक, वो कहाँ से आता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, या जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये आया था स्टॉकहोम समझौता, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, जो आपका इंडस्ट्री से निकलता हो, चाहे वो घरों से निकलता हो, या खेती वगैरह जो हम करते हैं वहाँ पे, तो उन सभी पे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसको लेकर के स्टॉकहोम समझौता हुआ था, जिसको 2004 से हमने फॉलो करना स्टार्ट किया, स्टॉकहोम कन्वेंशन। फिर गाइस एक आया साइट्स, CITES साइट्स, ठीक है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फौना एंड फ्लोरा मतलब क्या होता है गाइस, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब जो तमाम एनिमल्स, उसमें हर तरह का एनिमल आता है ना, शेर, बाघ, चीता से लेकर सांप बिच्छू तक। और प्लांट किंगडम का मतलब क्या हो गया, जितने प्लांट्स हैं, हर तरह के प्लांट, तो वो इसी को फ्लोरा और फौना कहते हैं बायोलॉजी में। तो इसका जो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड तो होता है, उस पर कैसे रोक लगाया जाए, उसको लेकर के साइट्स आया 1963 में, ठीक है। तो ऐसे कई सारे गाइस एनिमल्स हैं जो आए दिन आप उसका इलीगल ट्रेडिंग करते हो ना। और कई सारे पेड़ भी हैं, जैसे कई सारी लकड़ियां हैं जो बहुत महंगी होती हैं, जैसे एक चंदन का लकड़ी है, वो बैन है, इंडिया में काट नहीं सकते आप। चंदन की लकड़ी में फिल्म भी बना है ना, वीरप्पन वीरप्पन करके जो मूवी बना था, आप लोगों ने आई डोंट नो देखा कि नहीं। सर पुष्पा 1 पुष्पा 2 सर। पुष्पा 1 पुष्पा 2 जो बना है, वो सब क्या है, वो बहुत महंगा लकड़ी है, एक एक लकड़ी लाखों लाख का है, वो मिलता भी नहीं, क्योंकि वो मतलब कि बैन है, उसको आप नहीं बेच सकते। तो वही मैंने आपको कहा ना, जो बैन है वो तो फिर उसका रेट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे ट्रीज हैं, अब तो इंडिया में कई सारे ट्रीज हैं जो बैन है, आप उसको काट नहीं सकते, काटने पे कई तरह का मतलब सजा है। वैसे ही जानवर भी है, कई सारे जानवर हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम लोग एनिमल, कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल से ही बनते हैं, एनिमल के स्किन से, एनिमल के वैसे, तो इसलिए ट्रेडिंग ये सब पे रोक लगाना जरूरी है। इसके बाद गाइस चौथा आया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में। इसका मेन मकसद क्या था कि बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो भी मतलब वही एनिमल, प्लांट्स वगैरह, उसको कॉन्जर्व कैसे किया जाए, तो उसको लेकर के ये आया CBD। बायोलॉजी का मतलब क्या है, सारे ह्यूमन किंगडम, तो जो भी ह्यूमंस है या ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एनिमल किंगडम वगैरह, जानवर, पशु पक्षी, तो उसका संरक्षण के लिए फिर ये हुआ। इसके बाद बॉर्न कॉन्वेंशन आया गाइस, इसका भी मेन मकसद यही था, कॉन्जर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जैसे इंसान माइग्रेट करता है ना शहर, आप मान लीजिए किसी जगह पे रह रहे हो, वहाँ आपकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आप क्या करते हो, शहर बदल देते हो, कि जहाँ आपको होता है ना, हम लोग जॉब के लिए कहीं चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए कहीं चले जाते हैं, करते हैं ना, सिटी चेंज करते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। ऐसे ही जानवर भी होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर एनिमल है, वो मान लीजिए कि मिजोरम में रहता है, पाया जाता है। अब मिजोरम में क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब उस एनिमल को जिंदा रहने के लिए वहाँ पे माकूल वातावरण नहीं है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से माइग्रेट करके चला आएगा बंगाल की तरफ या कि कहीं और। तो ऐसे पक्षी भी हैं कई सारे जो माइग्रेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि माइग्रेटरी स्पेसीज जो है ना, क्योंकि कोई जानवर अपना घर छोड़ के कहीं और क्यों भागता है, ताकि उसको वैसा इन्वायरमेंट मिले जैसा वो चाहता है, जैसे इंसान भी यही करता है। तो बॉर्न कॉन्वेंशन इसको लेकर के आया 1979 में, ये अडॉप्ट हुआ था। यही रीज़न है ना कि हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह ग्रीनरी हो, या कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल रिजर्व, नेशनल पार्क, ताकि ये जो माइग्रेटरी स्पेसीज हैं इस पे रोक लग सके, इन लोगों को हर तरह का एक वातावरण उपलब्ध कराया जाए, मुहैया कराया जाए, कि इनको माइग्रेट ना करना पड़े। देन गाइस वियना कॉन्वेंशन आया था 1985 में। इसका मेन मकसद था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन का परत है जो हमारी रक्षा करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, उसमें भी होल जो हुआ उसको कैसे रोका जाए, उसको लेकर के आया था
वियना कॉन्वेंशन हुआ कि ओजोन को डैमेज करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रोको, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे वो मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो। तो ये जितनी चीज़ें हैं जिसके वजह से ओजोन हमारा डैमेज हो रहा है उसको रोकना होगा। तो इस पर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, काफ़ी हमने उस पर कोशिश किया है कंट्रोल करने का। फिर गाइस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, इससे तो क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आता है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ये भी ओजोन के लिए ही आया था कि ओजोन को बचाओ, ओजोन को बचाना बड़ा जरूरी है क्योंकि ओजोन डैमेज मतलब वैसे तो हो ही गया है बहुत, और ज़्यादा अगर डैमेज होगा तो बचना मुश्किल हो जाएगा इंसान का धरती पे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से हम बच ही नहीं पाएंगे। जो यूवी रेज हैं, सन का जो यूवी रेज है, कुछ तो सन के ऐसे रेज हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो वाइटामिन हमें देते हैं, बट कुछ सन के रेज ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। उसको क्या करता है, ओजोन ऊपर ही रोक देता है, उसमें नेचुरल ऐसी कैपेबिलिटी है। अब ओजोन में छेद होने से क्या हो रहा है कि पूरा वो यूवी रेज धरती पे आता है, फिर कैंसर, स्किन डिजीज, कई बीमारियां हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। तो ओजोन को बचाना ही पड़ेगा, इसको लेकर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। फिर गाइस क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में। इसमें मेन क्या था कि रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है ना, जैसे मीथेन वगैरह हो गया, कार्बन है, मीथेन है, तो इन गैस का इमिशन कम करने के लिए कि भाई ये जितने गैस हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल, वहाँ से कार्बन बहुत निकलता है ना, ऐसे ही एसी, रेफ्रिजरेटर, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो उसको कैसे हम कम करें, एक बार में तो नहीं ख़त्म कर सकते, बट धीरे धीरे कम करते करते उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब कि उसका कोई विकल्प फिर ले आएंगे, जो आया भी है। आप देख रहे हो अब हम लोग सब सोलर, इलेक्ट्रिसिटी पे मतलब हमारा जो मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं हम लोग, तो सबका रीज़न यही है, क्योंकि अब जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ना, वो सारा नेचुरल है। जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वो सारे क्या है, नेचुरल हैं। वो कोई भी ऐसा नहीं है जो इको फ्रेंडली ना हो, सारे इको फ्रेंडली हैं। तो अब जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग बना रहे हैं वो लंबे समय तक चलेगा, बट अभी जो पिछले 50-100 साल में हमने यूज़ किया ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब, इसने तो पूरा नरक, मतलब इस पृथ्वी को क्या बना दिया, हेल बना दिया। ना साफ हवा है, ना साफ पानी है, ना कुछ है, पेड़ पौधे सारे खत्म कर दिए। तो अब आने वाले समय में गवर्नमेंट इन चीज़ों को करेगी भी, हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो फिर सब चीज़ ठीक हो, उस टाइम मिले। तो उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे तब जाके चीज़ें 50-60 साल में अब ठीक होगी, 100 साल में ठीक होगी ना। तो वो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। फिर गाइस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी क्लाइमेट चेंज को लेकर के था, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, 1992 में ही आया था। फिर पृथ्वी सम्मेलन हुआ गाइस, ये भी 1992 में, रियो डी जेनेरियो समिट, क्योंकि ये ब्राजील है ना, ब्राजील देश, वहाँ का एक शहर है बहुत अच्छा सुंदर शहर, रियो डी जेनेरियो, वहीं पे हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं रियो समिट। इसको किसी भाषा में पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी बचाओ, सेव अर्थ सेव लाइफ का ये दिया गया था टैगलाइन, सेव अर्थ सेव लाइफ, पृथ्वी बचेगी तभी इंसान बचेगा, ऐसा करके, ठीक है। तो इसलिए इसको पृथ्वी से संबंधित कहा जाता है, यानी अर्थ को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। तो ये बातें इसमें हुई। फिर यूएनसीसीडी आया, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। आजकल जो मरुस्थलीकरण इतना बढ़ रहा है ना, एक जो सॉयल है, जो मिट्टी हम लोग खराब कर देते हैं ना, वो मिट्टी बनने में पता है 2-2 हजार साल लगता है। अब आप नोटिस करना कि आपके घर के आसपास गांव में कहीं पे कोई गड्ढा अगर आपने बचपन में देखा होगा ना, वो आज भी देखना वैसा ही गड्ढा है, जब तक उसको इंसान भरे ना, क्योंकि मिट्टी तुरंत नहीं बनता, वो 2000-2500 साल लगता है, तब जाके 2-10 सेंटीमीटर मिट्टी बनता है। अब आप सोचिए उसमें हमारे आपके ऐसा कितना जनरेशन खत्म हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा का इस मिट्टी की क्वालिटी एक बार चली गई ना तो फिर उसको रिगेन कर पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही कहा जाता है। जो सॉयल की क्वालिटी, मिट्टी तो मान लीजिए हमें फर्टाइल ही मिला है नेचर की तरफ से, बट हमने तो जो उसमें एक्टिविटी किया है, इतने केमिकल वगैरह मिलाए हैं पिछले 20-50 साल में, कि कई सारा मिट्टी तो ऐसा है जो डेजर्ट हो चुका है, वहाँ पे आलू टमाटर कुछ नहीं उपज सकता, वो तो पूरा मतलब रेगिस्तान हो चुका है, और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको लेकर के हुआ कि जो भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है ना, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। अब तो जितना हो गया वो हो ही गया, बट अब आगे डेजर्टिफिकेशन ना हो, तो उसके लिए नेचुरल फर्टिलाइजर जो नेचर से रिलेटेड, तो उसको 1994 में ही आया। फिर गाइस बेसल समझौता आया, बेसल समझौता 1989 में,
जिसमें हजार्डस वेस्ट और देयर डिस्पोजल, जितने भी ऐसे वेस्ट हैं जो हजार्डस हैं, जोखिम भरे, जानलेवा हैं, उसके कंट्रोल के लिए आया ये बेसल समझौता कि वेस्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट ये हमें करना चाहिए, तो बेसल समझौता। फिर कार्टेगिना समझौता आया 2000 में, ठीक है, ये भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे बेस्ड है। फिर यूएन रेड करके आया, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी जो हमारा डिफोरेस्टेशन मतलब जो ट्री कटिंग हो रहा है या फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है ना, तो उसको लेकर के आया 2008 में यूएन रेड, ठीक है, इमिशन को कम करना, डिफोरेस्टेशन को कम करना, क्योंकि इससे भी काफ़ी प्रदूषण हुआ है। फिर नगोया प्रोटोकॉल आया 2010 में, इसमें क्या कहा गया था, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन, यानी कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, संसाधन हमारे पास है, उसका फेयर और इक्विटेबल यूज, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई जो संसाधन है उसका कोई तो बहुत यूज कर रहा है और कोई बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं, सबको उसका मतलब मिलना चाहिए ना। जो हमारे अर्थ पे नेचर है वो तो सबके लिए बराबर बंटना चाहिए, तो उसके लिए आया कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास हैं उसका फायदा सबको मिलना चाहिए, सभी को बराबर से उसका मिले, तो उसको लेके नगोया प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। ये भी था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी बचाना है। फिर सीओपीज कई सारे हुए टाइम टू टाइम, जिसको मैंने कहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कई सारी मीटिंग्स होती रहती है, साल में 2 बार तो होता है ये सब, मल्टीपल मतलब डिफरेंट ईयर्स में ये होता है। तो इनका भी वही है, मेन क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये मीटिंग्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, मतलब क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको लेकर के तमाम ये मीटिंग्स वगैरह जो है होता है। सीओपीज कई सारे हुए हैं टिल डेट, हर साल ही होता है मीटिंग। फिर गई किगाली एग्रीमेंट, किगाली समझौता, ये भी वही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी ओजोन लेयर के लिए हुआ था ये 2016 में, किगाली समझौता। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही थोड़ा अमेंडमेंट किया गया था कि ओजोन लेयर को कैसे बचा सकते हैं, उसके और नए तौर तरीके क्या हैं, मॉडर्न टेक्निक्स क्या है ओजोन लेयर को बचाने का। तो किगाली समझौता वही एक तरह से एक संशोधन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। फिर मिनामाटा समझौता, मिनामाटा कॉन्वेंशन, मिनामाटा, इसका भी वही था, मरकरी या हेल्थ से रिलेटेड, जो हम मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी एक एलिमेंट है, उसका भी प्रोडक्शन कार्बन की तरह ये सब ज़्यादा है, तो मरकरी के वजह से हेल्थ के कई सारे इम्पैक्ट्स, हमारे एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, हमारे पे स्वास्थ्य वगैरह पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ना मरकरी के यूज से। तो उसके कंट्रोल करने के लिए मिनामाटा कॉन्वेंशन हुआ था, मरकरी को हम कैसे मतलब मिटिगेट कम कर सकते हैं उसके प्रोडक्शन एमिशन को, तो उसको लेके हुआ था। फिर रॉटरडैम समझौता हुआ, ये भी हजार्डस केमिकल, पेस्टिसाइड का जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय जो ट्रेड हो रहा है, इलीगल ट्रेड हो रहा है कि हार्मफुल केमिकल बेचे जा रहे हैं, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, उसको रोका जाए कैसे भी करके, तो उसको लेकर रॉटरडैम समझौता हुआ कि सरकार और प्रशासन सख्त हो कि किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ें ना बेची जाएं, है ना। फिर COP 25, ये तो COP तो मैंने बोला ही ना कि साल में 2 बार 1 बार होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसमें मेन मुद्दा होता है क्लाइमेट चेंज। तो COP जितने भी हुए अभी तक 25 से ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे लगता है 40-50 भी हो गए होंगे, तो उसका मेन जो पर्पस है वो यही है, क्लाइमेट चेंज, उसको कैसे हम रोकें, कंट्रोल करें। तो उसको लेके COPs हर साल होता रहता है, 2018 में, 19 में, 20 में, 25 में, हर साल 1 बार 2 बार मीटिंग होता है, डेट इज कॉल्ड COP, क्लाइमेट चेंज को लेके। तो ये सारे गाइज हमारे, आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए ये सारे अग्रीमेंट्स टिल डेट हुए हैं, जो कि एग्जाम में आता है ना। तो ये सारे तो इम्पोर्टेंट। सर एक सीरीज है काला पानी करके, उसमें दिखाया गया है कि कैसे टॉर्टोइस के एग्स को भी इलीगली ट्रेडिंग होती है सर उसकी, और उसका श्रीलंका में बहुत, और सबसे ज्यादा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में उसका बहुत डिमांड है सर। मतलब इंडिया से उसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इलीगली ट्रेडिंग होती है उसकी स्मॉल स्मॉल बोट्स में, ऐसे ऐसे आइलैंड्स में, वहां पे इसका बहुत हाई कंजप्शन है सर। और वो भी सर टॉर्टोइस ऐसे वाले स्पीशीज के जो ऑलरेडी एक्सटेंशन के वर्ज पे है सर, उनका इन लोग एग्स यूज करके ट्रेडिंग करते हैं सर, एक्सटेंट होते हुए वाले स्पीशीज को सर। होता है, बहुत होता है।
बहुत होता है। ये सारे जो मतलब चीजें होती है ना, ये बस आम इंसान के लिए होती हैं। इसमें सब लोग मिले होते हैं, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट, सब आपस में मिले होते हैं इन चीजों में। सब लोग मिल करके करते हैं। सब लोग, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए, ब्यूरोक्रेसी हमारा स्ट्रिक्ट हो जाए, तो हो पाएगा ये सब। इलीगल ट्रेड वगैरह कभी आपको लगता है हो पाएगा? पर बहुत जो ऊपरी स्तर पे सब लोग आपस में मिले होते हैं, सबके पास सबका शेयर पहुंच रहा होता है। तो ये सब बस पढ़ाने तक ही सीमित। जैसे एक हमारे देश में है ना FSSAI, आप कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाइएगा, रेस्टोरेंट में छोटे बड़े किसी में, तो देखिएगा वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगाता है FSSAI का, यानी फूड सेफ्टी का जो इंस्टीट्यूशन है ना इंडिया का, कि भारत सरकार उसको मतलब एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भाई आपके यहाँ का जो क्वालिटी है खाने का वो ठीक है। तो उसको FSSAI कहते हैं। वो भारत सरकार का एक पूरी मतलब आप कह सकते हो एक बॉडी है। जैसे हमारा UGC है, वैसे ही खाद्य यानी जो खाने से संबंधित जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह, रेस्टोरेंट, होटल या जो उत्पादन, तो उसमें FSSAI आपको सर्टिफिकेट देता है। उसके बेस पे मतलब वो एक तरह का प्रूफ है कि हाँ भाई आपके यहाँ पे खाने की क्वालिटी अच्छी है। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर जगह पे वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फिर कुछ दिन बाद पता लगेगा उसी रेस्टोरेंट से जो है खाने में कॉकरोच निकल गया, या वहाँ पे पता लगा कभी अचानक से कोई रेड हुआ, पता लगा केमिकल निकल गया। तो ऊपर के स्तर पे क्या होता है ना, सारी चीज़ें करप्शन होती है जो हमें दिखती नहीं, बट जो बड़े बड़े मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब सबका सिस्टम बना हुआ है। अगर हमारा जो मतलब सिस्टम है वो टाइट हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि भारत में आप सुनते हैं ना कि फल वगैरह में भी केमिकल मिला के बेच रहा है, किसी में वैक्स लगा दे रहा है, किसी में पता नहीं इंजेक्शन दे दे के सब्जी बेच रहा है। ऐसा ऐसा खबर आप लोग सुनते ही हैं अक्सर आजकल। कैसे हो जा रहा है ना? फिर होटल्स वगैरह में कितने पुरानी चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मतलब बाहर से आपको दिख रहा है कि साफ सुथरा है, बट अंदर में सारा सिस्टम बना हुआ है। तो ये एक मेजर टोटल 31 COP हो चुके हैं एंड 32 जो होगा 2027 में होगा। ठीक है। तो ये सारे गाइस, हाँ बताइए। बॉन्ड कन्वेंशन, राइट? बॉन्ड कन्वेंशन हुआ था फॉर माइग्रेटरी एनिमल्स वर्ल्ड। ये किया गया था बॉन कन्वेंशन 1979। यस सर माइग्रेटरी एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए हुआ था। तो ऐसे पक्षी जो माइग्रेट कर जाते हैं ना एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर। यस सर, बट उनको कैसे कंजर्व किया जाए? बिकॉज दे विल हैव टू माइग्रेट सर। उनको बचने के लिए उनको माइग्रेट करना ही पड़ेगा। उनको रोका जा सकता है ना मैम, क्योंकि कोई माइग्रेट क्यों करता है? सपोज करिए कि आप उड़ीसा से हैं, आप उड़ीसा से चल के पंजाब क्यों आए? क्योंकि उड़ीसा में वो चीज़ें नहीं थी तो आप पंजाब आ गए। वहाँ अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, वहाँ अच्छे जॉब्स नहीं थे, वहाँ अच्छा आपको इनकम नहीं था, तो आप भाग के पंजाब आ गए, वहीं बस गए। तो इसी तरह से जानवरों के लाइफ में भी है ना। मान लीजिए कि कोई एनिमल है वो असम में पाया जाता है। अब असम में वातावरण अब वैसा नहीं रहा, वैसी पानी नहीं रही, वैसा जंगल नहीं रहा, तो क्या करेगा? जान बचा के भागा कहीं जहाँ पे उसको जान बचे। तो अगर हम उस तरह का इन्वायरमेंट फिर से क्रिएट करें तो वो जानवर माइग्रेट नहीं करेगा। सर बट एज फार एज वी नो हमेशा ही कुछ बर्ड्स लाइक सर फ्लेमिंगोज, आई थिंक फ्लेमिंगोज बहुत माइग्रेट करते हैं, सर्टेन सीजन में बहुत माइग्रेट करते हैं। तो उनको रोकेंगे कैसे सर? इवन इफ यू मेक एक जगह में, सपोज सर उड़ीसा में ह्यूमिडिटी बहुत होता है, तो सपोज आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ओके सर। नहीं, जैसे फ्लेमिंगो वगैरह, देखिए मैम कुछ तो बर्ड्स ऐसे हैं ना जो एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे साइबेरियन बर्ड है या फ्लेमिंगो वगैरह बोल रहे हैं ना, ये कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही बस माइग्रेट करती है, फिर वापस आ जाती है अपने लैंड पे। कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में माइग्रेट करती है, फिर वो सीजन जैसे ही खत्म होता है फिर अपने लैंड वापस आ जाती है।
Yes, sir. ऐसे भी बर्ड्स हैं, जैसे साइबेरियन पक्षी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आता है, साइबेरिया से आता है, भारत आता है, खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में। फिर जैसे ही ठंडा खत्म होता है, वो भाग के फिर चला जाएगा अपने देश। तो ऐसे भी कई सारे। Okay, sir. Okay, sir. सर हेलो बताइए बताइए। सर, जो ये रामसर कंजर्वेशन है, इसमें खाली वेटलैंड का ही कंजर्वेशन किया जाता है कि पेड़ पौधे और जो है जैसे झीलों हो गए और कह सकते हैं पक्षी वगैरह, इन सब का किया जाता है? सभी का, उसमें सब आ जाएंगे ना, वेटलैंड में तो सब आ जाएंगे ना, पूरा इकोलॉजी ही आ जाएगा। जो हमारा पूरा इकोलॉजी है ना, उस पूरा इकोलॉजी ही उसका पार्ट है वेटलैंड का। क्योंकि वेटलैंड में आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, वहाँ के इकोलॉजी को ही तो कंजर्व कर रहे हो ना। तो इकोलॉजी में तो सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग। क्योंकि सर रिसेंटली में एक शेखा पक्षी झील अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नया मतलब चिन्हित किया गया है रिसेंटली में अभी, फेमस है। सर स्टॉकहोम स्वीडन में है? स्टॉकहोम स्वीडन में है? स्टॉकहोम तो हाँ शायद उधर ही होगा। स्टॉकहोम स्टॉकहोम स्वीडन में सर। कहाँ पे है? स्वीडन। स्विट्जरलैंड में ना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। सर स्टॉकहोम स्वीडन का कैपिटल है सर। अच्छा। और सर एक बीमारी भी है जिसमें जो पर्सन किडनैप हुआ होता है ना, उसको लाइकिंग हो जाती है किडनैपर की तरफ। तो स्टॉकहोमिक सिंड्रोम भी और स्टॉकहोमिक प्लेस भी है सर। सर एक अभी आपने बताया था किगाली, ये भी क्या कोई प्लेस है कि? क्या? व्हाट? किगाली, किगाली, किगाली कोई प्लेस है कि ये सब कन्वेंशन प्लेस है हैं कोई? भैया, सारे प्लेस ही हैं ज्यादातर। तो उस जगह ये पे हुआ कहाँ है पर ना, है? इसलिए इसका नाम है किगाली। किगाली एग्रीमेंट जो है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही मॉडिफिकेशन है। इसी में कुछ चीजें प्लस की गई है ना। तो ये भी मुझे लगता है कि किगाली भी एक प्लेस ही होगा, ये सारे प्लेस के नाम पे ही है। चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है? गुड नाइट सर। बाय। ओके सर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भाई। थैंक यू सर, गुड नाइट।